हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या हम कहें आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अनाउंस हो चुका है और यह पुरस्कार इस बार एक महिला को दिया गया है। यह पुरस्कार संबंधित है एक महिला के द्वारा महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी के एक इतिहास के वर्णन करने में। उन्होंने बहुत सारी ऐसी अवधारणाओं को तोड़ा है जहां पर यह माना जाता था कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी के कौन कौन से कारण हैं या फिर उन कारणों का हमें कोई स्पष्टीकरण दिखाई नहीं देता। तो ये मान्यता थी कि आखिरकार एक पुराने समय के बाद यानी औद्योगिकीकरण के बाद समान रूप से महिलाओं का वेतन बढ़ा होगा। इस पर उनकी शोध महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डालती है और ये बताती है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी उस तरह से नहीं बढ़ी जिस तरह से बाकी के जो विश्लेषक हैं वो विचार करते हैं। तो आज का जो डिस्कशन है इस पर होने वाला है और टॉपिक है कितना महत्वपूर्ण है महिलाओं का श्रम या श्रम बल में जो महिलाओं की हिस्सेदारी है, अपने पुरुष समकक्षों के समान वेतन प्राप्त करने की जो क्षमताएं हैं जो उनको अमूमन उतना वेतन नहीं मिल पाता। ठीक है, उस पर इनकी शोध प्रकाश डालती है। तो नोबेल पुरस्कार और किस चीज का? आर्थिक विज्ञान का। देखिए, ये वाला जो नोबेल पुरस्कार है आर्थिक विज्ञान का, ये थोड़ा सा खास है अन्य नोबेल पुरस्कारों की अपेक्षा, क्योंकि इस पुरस्कार को दिया जाता है सोरियस रिक्सबैंक की तरफ से दिए गए दान के आधार पर। तो 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत लिखी थी जिसके आधार पर जो सभी नोबेल पुरस्कार आप अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं, चाहे वो साहित्य का हो, मेडिसिन का हो, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या पीस का हो यानी कि शांति का, तो उनके आधार पर इसे दिया जाता है। लेकिन 1968 में सोरियस रिक्सबैंक ने अपनी 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर कुछ दान दिया नोबेल संस्था को। उसके आधार पर इस पुरस्कार को दिया जाना फिर प्रारंभ किया गया। अब इसके इतिहास को भी हम इस सेशन में देख लेंगे। तो खबर यह है कि इकोनॉमिक्स नोबेल 2023 हाउ क्लॉडिया गोल्डिन, तो इस बार का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को। शेड लाइट ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन इन द वर्कफोर्स, इन्होंने महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी पर कुछ प्रकाश डाला है। अभी उस प्रकाश पर भी बात करेंगे। हालांकि शोध पत्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमारे लिए परीक्षा के लायक जो जानकारी होगी उसको ही जुटाना आवश्यक होगा, क्योंकि हमें उस पूरे रिसर्च पेपर को पढ़ने के बाद पॉलिसीज नहीं बनानी है। एटलीस्ट इतना जरूर पता होना चाहिए कि आखिरकार चल क्या रहा है और किस उद्देश्य को या किस शोध को यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्योंकि आपका सिलेबस जो सामाजिक न्याय की बात करता है और सोसाइटी की बात करता है वो इससे सीधे सीधे जुड़ता है। तो महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी अपने आप में यूपीएससी का एक महत्वपूर्ण खंड है। ठीक है, तो पहले शुरुआत करने इस पुरस्कार से। तो 1968 से, जैसा मैंने आपको बताया कि सोरियस रिक्सबैंक जो कि स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत में आप आरबीआई को जानते हैं वैसे ही स्वीडन में सोरियस रिक्सबैंक कार्य करता है। उसने इकोनॉमिक साइंस के लिए अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह पुरस्कार एक तरह से अनाउंस किया, या हम कहें नोबेल समिति इसको देना शुरू किया। नोबेल समिति ने यह प्राइज आधारित है उस डोनेशन पर, यानी कि उस दान पर जो इस रिक्सबैंक ने नोबेल समिति को दिया था अपनी 300वीं वर्षगांठ के आधार पर। और यह जो पुरस्कार है पहली बार दिया गया था रेगनर फ्रिश और जॉन टिम्बर्गन को 1969 में पहला पुरस्कार दिया गया था। कब? 1969 में, याद रखिएगा। तो क्लॉडिया गोल्डिन जिनका नाम आता है उनको 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और वे यह पुरस्कार जीतने वाली केवल तीसरी महिला है। जी है, इस बात को याद रखिएगा। उनसे पहले एलिनोर ओस्ट्रोम और एस्थर डुफ्लो ने ही यह पुरस्कार जीता है। एलिनोर ओस्ट्रोम ने 2009 में और एस्थर डुफ्लो ने 2019 में उस पुरस्कार को जीता था। ये जो पुरस्कार था उनको 1/3 मिला था, यानी उन्होंने इसे 3 लोगों के साथ यानी अन्य 2 लोगों के साथ साझा किया था, तीसरी वो खुद थी। और यह पुरस्कार 1/2 के हिसाब से दिया गया था, यानी 2 लोगों को इसमें शामिल किया गया था। आपको कमेंट सेक्शन में उन लोगों के नाम लिखने हैं जो एलिनोर ओस्ट्रोम के साथ पुरस्कार जीते थे और बाकी के 2 लोग जो एस्थर डुफ्लो के साथ पुरस्कार जीते थे। चलिए वापस आते हैं। तो जो क्लॉडिया गोल्डन है आपको दिख रहा है प्राइस शेयर इनका 1/1 है। इसका मतलब हुआ कि वो एकमात्र मतलब अकेली ही पुरस्कार विजेता है जिनको अकेले यह पुरस्कार दिया गया है। तो इसकी राशि के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर दी थी। लगभग 8 करोड़ के ऊपर जो राशि है वो दी जानी शुरू की गई है इस वर्ष से, यानी इसकी जो प्राइज राशि है वो बढ़ाई गई है। अब यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेन्स लेबर मार्केट आउटकम,
कि हमारी महिलाओं के श्रम बाजार से जुड़ी हुई जो समझ है उसको इन्होंने बेहतर किया है। तो कैसे किया है, इस पर आते हैं। इनका देखिए शोध का जो कार्य है वो पिछले 200 वर्षों में श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। ये बताती हैं कि किस तरह से श्रम बाजार में महिलाओं की हिस्सेदारी शुरू हुई थी और पिछले 200 वर्षों में, यानी कि जो उच्च आय वाले देश हैं आज के समय अगर हम देखते हैं तो कई महिलाओं के पुरुषों की तुलना में ज्यादा शिक्षित होने के बावजूद या संभावनाओं के बावजूद उनको कम वेतन मिलता है। तो इसकी शुरुआत अगर आप औद्योगिक क्रांति के पहले से देखें तो ये बताती हैं कि औद्योगिक क्रांति के पहले कई सारी ऐसी संभावनाएं थी जो महिलाओं को कुटीर उद्योग या ऐसे उद्योगों से जुड़ने में प्रेरित करती थी जिससे वो श्रम बल में अपनी भागीदारी बढ़ा सकती थी। हालांकि ऐसा माना जाता रहा 20वीं सदी के शोध के अनुसार कि वो महिलाएं जो औद्योगिक क्रांति के बाद इसमें जुड़ी होंगी उनको इसमें ज्यादा लाभ हुआ था। हालांकि इनकी शोध इससे अपोजिट बात करती है, वे हम उस पर आते हैं। तो ये बताती है कि क्यों पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन का जो अंतर है वह उतनी तेजी से कम नहीं हो रहा। हालांकि संभावनाएं आज भी जो उच्च आय वाले देश है वहां पर महिलाओं को ज्यादा दिखाई देती हैं। इनकी जो शोध है अमेरिका पर केंद्रित है, हालांकि उसके जो निष्कर्ष हैं वो कई अन्य देशों पर भी लागू होते हैं, इसलिए ये शोध इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख निष्कर्ष इनके बताते हैं जो कि पुराने डेटा का विश्लेषण करती हैं। 20वीं सदी का डेटा बताता था, यानी पहले जो तुलना की जाती थी 1990 में इनकी किताब प्रकाशित होने से पहले, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी वैसे वैसे महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी भी बढ़ी है, ऐसा पहले मानते थे। इनके शोधों ने यह बताया कि ऐसा नहीं हुआ। गोल्डिन कहती हैं कि औद्योगिकरण से पहले अधिक महिलाओं के कृषि और अलग अलग कुटीर उद्योगों में शामिल होने की संभावना थी, यानी पहले वो ज्यादा घर पर रहकर ऐसे छोटे उद्योगों में कताई बुनाई सिलाई कढ़ाई में शामिल हो सकती थी, कृषि में शामिल हो सकती थी, जिनके बदले में वो वेतन प्राप्त करती। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा वैसे वैसे जो काम था वो कारखानों की ओर केंद्रीकृत होने लगा, यानी अब सभी लोग कारखानों में जाकर उस कन्वेयर बेल्ट पर जाकर के उसको बनाते थे, यानी कि उत्पादन एक बड़े पैमाने पर होने लगा, मास प्रोडक्शन बनाया जाने लगा। ठीक है, तो उत्पादन जब बड़े पैमाने पर होने लगा उसके लिए कारखानों की आवश्यकता पड़ी और लोगों, महिलाओं और पुरुषों को फिर वहां जाने की आवश्यकता हुई। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को घर छोड़कर उद्योगों की ओर जाने की अनुमति कितनी ज्यादा दी गई होगी, तो वो अनुमति उनको उस तरह से नहीं मिल पाई और उनको घर का काम छोड़ करके इस तरह से जाना मुश्किल हो गया। इनकी कुछ किताबें हैं, अगर आप समझें तो बहुत सारी महत्वपूर्ण किताबें इन्होंने लिखी हैं। जैसे एक है करियर एंड फैमिली, ठीक है, विमेन्स सेंचुरी लॉन्ग जर्नी टुवर्ड्स इक्विटी, महिलाओं की सेंचुरी लॉन्ग जर्नी, यानी कि काफी ज्यादा लंबी एक अवधि के दौरान महिलाओं ने जो संघर्ष किया है उस पर प्रकाश डालती है। यहाँ का है द रेस बिटवीन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण किताब है अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वीमेन। तो क्लाउडिया गोल्डी की कई सारी ऐसी किताबें रही हैं जो इस विषय पर महत्वपूर्ण रूप से जानकारी साझा करती हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ और बातों पर। तो इन्होंने कहा कि 20वीं सदी की शुरुआत में सेवा क्षेत्र के विकास के साथ ये प्रवृत्ति कुछ बदलती हुई दिखाई दी कि महिलाएं जो उद्योगों में नहीं जा पा रही थी वो प्रवृत्ति थोड़ी बदली 20वीं सदी की शुरुआत के आसपास। इसमें उन्होंने दो कारक बताए हैं, पहला है विवाह और दूसरा है गर्भ निरोधक गोलियां। विवाह को कैसे ये कारक मानती हैं? इन्होंने बताया कि 20वीं शताब्दी या 20वीं सदी की शुरुआत तक लगभग 20% महिलाएं लाभकारी रूप से कार्यरत थी, उनको लाभ मिल रहा था, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारी महिलाओं को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा था और विवाहित महिलाओं की हिस्सेदारी इसमें केवल 5% थी, यानी कि जो महिलाएं विवाहित थी उनको लाभ कम था। इसमें एक कानून का भी वो जिक्र करती हैं, विवाह बार कानून। बेसिकली एक तरह से महिलाएं जो विवाहित हैं उनको कई सारे उद्योगों में शामिल ना करने से जुड़ा था। तो 1930 के दशक में जब महामंदी आई तब ऐसे कानूनों की जो श्रृंखला थी वो बढ़ती हुई दिखाई दी, इनका प्रभाव ज्यादा रूप से दिखाई दिया। और उसके बाद के वर्षों के दौरान तो महिलाओं और पुरुषों को मिलने वाली जो वेतन की दरें हैं उसके बीच अंतर का एक और कारण है, यानी एक कारक तो ये है ही कि इस तरह से अलग अलग समस्याएं आ रही थी, दूसरा कारण ये भी था कि भविष्य के करियर के लिए महिलाओं की उम्मीदें, यानी कि अमूमन जो महिलाएं अपनी माताओं को देखती थी उनको ये पता चलता था कि विवाह के बाद वैसे भी जो उनकी कार्य पर जाने की स्थितियां बनेंगी या फिर ऑफिस में जाने की स्थितियां बनेंगी वो इतनी संभव नहीं हो पाएंगी। बजाय इसके अगर वो अध्यापक जैसा कार्य भी करना चाहें तो यहाँ पर उनको एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता था। अगर उसके
हिसाब से वो एक लंबा अपना भविष्य देखें कुछ समय बाद के लिए, तो उनको पता था कि अगर विवाह हो गया तो उसके बाद वैसे भी उनको काम पर जाने की अनुमति नहीं मिल पाएगी। तो एक बड़ी वजह थी कि शिक्षा और रोजगार जैसे कार्यों से वो लंबे समय तक दूर रही, ऐसा इनका रिसर्च बताता है। अगला है गर्भ निरोधक गोलियां। तो 1960 के दशक के अंत तक बाजार में ये जो गोलियां हैं काफी ज्यादा प्रचलित हो चुकी थी, जिनका उपयोग भी आसानी से किया जा सकता था। इसमें से कई सारी गोलियों का जो प्रभाव था वो प्रसव पर पड़ा, यानी प्रसव पर अधिक नियंत्रण हो सका। तो महिलाएं अपने मातृत्व को अपने हिसाब से निर्धारित कर सकती थी, जिससे करियर और मातृत्व की योजना जैसे विकल्प खुल गए कि उनको जब आवश्यक हो तब वो गर्भ धारण करे, जब आवश्यक ना हो तब ना करे। वो अपनी स्वेच्छा यहाँ पर ला सकती थी, क्योंकि पहले ऐसी स्थितियां नहीं हो पाती थी। आमतौर पर जैसे ही गर्भकाल आता था, उनके जो भविष्य के और करियर के अवसर होते थे वो अपने आप समाप्त होते हुए दिखाई देते थे। तो सेवा क्षेत्र से आगे बढ़कर जब इस तरह की सुविधाएं मिलनी शुरू हुई, तकनीक बढ़ी, मेडिकल ने तरक्की की, तो सेवा क्षेत्र से वो आगे बढ़ी और उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और चिकित्सा जैसे विषयों का अध्ययन करना जारी रखा। हालांकि इसके बावजूद वो कितनी भी शिक्षित हो गई हों, हमें एक अंतर आज भी दिखाई देता है, जो कि लिंग आधारित वेतन का अंतर है। अब इस पर भी उनकी शोध कुछ प्रकाश डालती है। वो बताती हैं कि वेतन का अंतर और पितृत्व एक बड़ी व्यवस्था है जिसके कारण ऐसा दिखाई देता है। पितृत्व और मातृत्व का जो अंतर है ये एक बहुत बड़ा अंतर है, जो प्राकृतिक रूप से भले ही दिया गया हो, लेकिन हमें कार्य बल या कार्य श्रम के अंतर्गत भी दिखाई देता है। तो कारखानों में जब तक काम किया जाता रहा तब तक तो ये था कि भाई जिसने जितने घंटे काम किया उसको उतना वेतन उसी दैनिक आधार पर मिल गया, तब तक वेतन का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन वहीं जब दूसरी स्थिति आई, जो वेतन था वो मासिक आधार पर पुनर्गठित कर दिया गया, तब ये पता चला कि जो महिलाएं हैं उनको वेतन देने में जो उनके नियोक्ता थे वो कतराने लगे, और वेतन देने से बेहतर ये कहूं कि उनको श्रम बल में शामिल करने से वो कतराने लगे। ऐसा क्यों था? क्योंकि हर महिला को जो भी उनके कार्य से जुड़ेगी कुछ समय बाद विवाहित होगी और उसको पहला प्रसव होगा, पहला बच्चा होगा। तो जब भी ऐसी स्थिति होगी वह अपने कार्य में इतना शामिल नहीं हो पाएगी। ये एक बहुत बड़ी चिंता थी, और आज तक भी इस तरह के कई सारे कारक ना केवल अमेरिका में बल्कि विश्व के कई सारे देशों में हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं को पालन पोषण की अधिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। ये एक बड़ी वजह रही कि वेतनमान में जो वृद्धि थी वो धीमे दर से बढ़ती रही, यानी जो नियोक्ता थे वो नहीं चाहते थे कि वो महिलाओं को इसमें शामिल करें। हालांकि इसमें एक अंतर ये भी दिखता है कि वे महिलाएं जो अविवाहित हैं उनको शुरुआत में अपने पुरुषों के समान वेतन मिल जाता था, लेकिन जैसे ही उनका पहला बच्चा होता था उसके बाद उनके श्रमबल में शामिल होने की स्थितियों में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता था, और उनके वेतन अंतराल में भी एक बड़ी दूरी दिखाई देती थी। ठीक है, तो शुरुआती कमाई में तो अंतर कम था, लेकिन पहला बच्चा आने के बाद जो प्रवृत्ति थी वो काफी ज्यादा बदली हुई नजर आती थी। और ना केवल तब बल्कि आज के समय में भी, जबकि सरकारें सोशल जस्टिस के लिए कई सारे कानूनों को लागू कर रही हैं, उस वजह से भी कुछ स्थिति में सुधार तो दिखाई देता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता। और एक ही कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन जैसे जो मुद्दे हैं आपको इस वजह से दिखाई देते हैं। अब ये इस फील्ड में एक नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हाँ अभी भी ऐसे मुद्दे और ज़्यादा प्रासंगिक हैं, और भारत के संदर्भ में भी ये मुद्दे कहीं ज़्यादा प्रासंगिक नजर आते हैं। और ख़ास तौर से ऐसे क्षेत्र में, मतलब अगर आप शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थितियों को देखते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो महिलाओं की शिक्षा और रोजगार की स्थिति कहीं ज़्यादा कम है। ठीक है, चलिए अब अगर इससे जुड़ा कोई सवाल आपको सॉल्व करना पड़े तो कैसा होगा। एक मॉडल प्रश्न है, वर्ष 2023 में मिले आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार पर चर्चा करते हुए महिला पुरुष वेतन अंतराल पर टिप्पणी कीजिए। 150 शब्दों में आपको इस उत्तर को लिखने का अभ्यास करना है, और अगर कोई अन्य सवाल आपके मन में कौंध रहा हो तो इसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसे पढ़ूंगा और उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।